हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, इंग्लिश बेसिकली बहुत सारी लैंग्वेजेस का मिक्सचर है। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स फ्रेंच लैंग्वेज के हैं, जर्मन लैंग्वेज के हैं, ग्रीक लैंग्वेज के हैं और लैटिन लैंग्वेज के भी वर्ड्स हैं। अच्छा दोस्तों, इनमें से कुछ वर्ड्स या टर्म्स ऐसे हैं जो हमारी समझ में नहीं आते, क्योंकि हम लोग तो एशियन हैं, हम लोग यूरोपियन तो है नहीं। अगर हम यूरोपियन होते तो फिर भी हमारी समझ में आ जाती है वर्ड्स। अच्छा दोस्तों, ये वर्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग हो सकते हैं और हम कई बार लोगों से पूछते हैं कि इसका क्या मीनिंग हुआ। ज़्यादातर लोग हमको बता नहीं पाते। तो दोस्तों, आज जो हम सीखेंगे, आज की क्लास काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास है। इसी प्रकार के टर्म्स, तो कुछ फ्रेंच के टर्म्स और कुछ लैटिन के टर्म्स आज हम सीखेंगे, जो अक्सर हमारे सामने आते हैं डेली लाइफ की इंग्लिश में और हमको उनकी मीनिंग नहीं मालूम होती। तो दोस्तों, आज की क्लास का नाम है फ्रेंच एंड लैटिन टर्म्स और हम करेंगे आज पार्ट 1 और आपको एंड तक पूरे वीडियो को देखना है, जिससे कि आप हर टर्म को अच्छी तरह से सीख सकें। अच्छा दोस्तों, ये तो आपने ज़रूर ही सुना होगा और ये काफ़ी कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। ये है RSVP। तो मैं आपको एक ये बात बता दूं कि ये बेसिकली फ्रेंच लैंग्वेज से इंग्लिश में आया है। ये फ्रेंच का टर्म है जो इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो फ्रेंच में है। अब आप में से कुछ लोगों को फ्रेंच आती होगी, कुछ लोगों को नहीं आती होगी, कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, वो जो आर है उससे बनता है रेपॉन्दे। ये पढ़ने में आपको दिक्कत हो रही है, ये उच्चारण लिखा है रेपॉन्दे, हिंदी में लिख दिया है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, रेपॉन्दे। अच्छा दोस्तों, ये एंड में जेड है। फ्रेंच लैंग्वेज में जो एंड, किसी भी वर्ड के एंड में जो कॉन्सोनेंट होता है उसका उच्चारण नहीं होता, वो हमेशा साइलेंट होता है। अब आप समझे इंग्लिश में कैसे लेटर साइलेंट होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो सारे वर्ड्स फ्रेंच लैंग्वेज से इंग्लिश में आए होंगे, इसीलिए उनमें साइलेंट वाली बात होती है। हमारी समझ में नहीं आता कि ये साइलेंट क्या चक्कर है। जो लिखना है वो बोलो, जो बोलना है वो लिखो, जैसे अमेरिकन्स करते हैं। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर इंग्लिश के ऊपर फ्रेंच लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। इसीलिए ये साइलेंट वाली बात फ्रेंच लैंग्वेज से इंग्लिश में आई है। तो हम इसको जेड को नहीं पढ़ेंगे और पढ़ेंगे रेपॉन्दे। इसको रेपॉन्डेज नहीं पढ़ना है, रेपॉन्दे। अच्छा ये दोस्तों, ये जो एस है इससे बना है सील। उसको कैसे पढ़ेंगे, ये बड़ी ई है और उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, यानी आपको बड़ी ई पर ज़्यादा देर तक रुकना है। रेपॉन्दे सील। और वी, ये जो है वी, इससे बना है दोस्तों वू, VOUS। एंड में जो एस है उसको नहीं पढ़ेंगे, तो हम इसको पढ़ेंगे वू, ये वूस नहीं होगा। तो रेपॉन्दे सील वू, और पी से बनता है प्ले, उसकी स्पेलिंग है PLAIT। और एंड में जो टी है उसको हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि फ्रेंच लैंग्वेज में लास्ट वाला कॉन्सोनेंट नहीं पढ़ा जाता। तो कुल मिला के एक साथ इसका प्रोनाउंसिएशन होगा रेपॉन्दे सील वू प्ले। और इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों इंग्लिश में? इसकी मीनिंग होती है प्लीज रिप्लाई। तो इसको यूज़ कहाँ करते हैं, यूज़ क्यों होता है? हमने फुल फॉर्म समझ लिया, मीनिंग भी समझ ली, प्लीज रिप्लाई। यूज़ का ये होता है दोस्तों कि जैसे अगर मान लेते हैं किसी के घर में कोई पार्टी है या कोई शादी है, लोग उसका कार्ड छपवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं और लोगों को भेजते हैं। अपने जान पहचान के लोगों को, दोस्तों को हम कार्ड भेजते हैं। अच्छा दोस्तों, जब हम लोगों को कार्ड भेजते हैं तो हमको एक अंदाज़ा भी लगाना पड़ता है कि कितने लोग आएंगे पार्टी में, खाना खाएंगे, उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है, ऑर्डर्स देने होते हैं। तो RSVP एक्चुअली इसलिए लिखा जाता था, जो लिखा जाता होगा फ्रांस में या कहीं पर भी यूरोप में, कि जितने भी लोगों को ये कार्ड्स मिले हैं उनमें से जितने लोग कन्फर्मेशन देंगे कि हाँ हम आपकी पार्टी में आ रहे हैं, उसी हिसाब से तैयारी की जाएगी। तो RSVP लिख के उसके नीचे एक आदमी का नाम, जो लोग दे रहे हैं, जिनके घर पे फंक्शन है, उनमें से किसी आदमी का नाम, और नीचे एक फ़ोन नंबर वो देते थे कि आप जब कंफर्म करेंगे कि हाँ हम पार्टी में आ रहे हैं, आपके यहाँ जो फंक्शन है हम उसमें आ रहे हैं, तो आपको इस आदमी को से इस नंबर पर आपको बात करके कंफर्मेशन देनी है। ये था इसका असली मकसद। अब अपने देश में ये मकसद, इसका कितना पालन हो रहा है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हमें से ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं है कि होता क्या है। तो हमने अपने यहाँ क्या करते हैं कि हम कार्ड में ये छपवा के उसके नीचे घर के 2-3 मेंबर्स का नाम लिख देते हैं। ठीक है, चलेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसका जो असली मकसद था वो ये था कि अगर आपको कहीं से कार्ड मिला है पार्टी में जाने का, तो RSVP के नीचे जिसका नाम और जो नंबर दिया होगा उस नंबर पर फ़ोन करके उस आदमी से बात करके आपको अपनी कन्फर्मेशन देनी चाहिए कि मैं भी आपकी पार्टी में आ रहा हूँ। तो वो बोल रहे हैं प्लीज़ रिप्लाई या प्लीज़ रिस्पॉन्ड। ये भी मीनिंग है कि आपको कार्ड मिल गया, आप रिस्पॉन्ड करो कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो ये इसका मकसद। अब आप समझ गए अच्छी तरह से कि RSVP क्या होता है, आगे आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। दूसरे टर्म पर आते दोस्तों। ये टर्म जो है दोस्तों, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये भी अक्सर आपने देखा होगा इंटरनेट पर कुछ अगर आप पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में लिखा हुआ आपको मिला होगा, किसी मैगजीन में मिला होगा, किसी बुक में मिला होगा, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ये इसका जो फुल फॉर्म है वो है
टेट अ टेट, ये भी फ्रेंच लैंग्वेज से आया है और इस प्रकार से उसको पढ़ना है, टेट अ टेट, ऐसे पढ़ेंगे। अच्छा दोस्तों, फ्रेंच में ट का साउंड नहीं है, त का साउंड होता है। फ्रेंच लोग ट नहीं बोल सकते, तो फ्रेंच में इसको पढ़ते होंगे टेट अ टेट। लेकिन इंग्लिश में, हम तो इंग्लिश में इसको पढ़ रहे हैं, इंग्लिश लोग, जो अंग्रेज लोग हैं वो त नहीं बोल पाते, वो ट बोलते हैं, इसलिए हमको इसको पढ़ना है टेट अ टेट। तो इसकी मीनिंग क्या होती है और ये सेंटेंस में कैसे यूज होता है? मीनिंग होती है दोस्तों इसकी अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, मतलब निजी बातचीत। जैसे अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि मैं तुमसे एक निजी खास बातचीत करना चाहता हूं, तो आप उसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई वॉन्ट टू हैव अ टेट विद यू यानी आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन विद यू, ऐसे हमको बोलना है। ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। जब भी निजी बातचीत किसी भी प्रकार के सेंटेंस में आपको यूज करना हो, तो आप इसको कि ये समझ के कि इसका मीनिंग होता है प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, उस प्रकार से आप इसको किसी भी सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं तीसरे वर्ड पे। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये वर्ड काफ़ी पॉपुलर हुआ था इंडिया में एक टाइम पर। एक बीते ज़माने की एक एक्ट्रेस है सिमी ग्रेवाल। तो सिमी ग्रेवाल का एक टॉक शो था जिसमें वो सेलिब्रिटीज़ को बुलाती थी और उनके साथ बातचीत करती थी। तो दोस्तों उस प्रोग्राम का नाम था रॉन्दिवू विद सिमी ग्रेवाल। तो एक्चुअली ये वही वर्ड है, रॉन्दिवू पढ़ेंगे इसको, रॉन्दी ऐसे यहाँ लिखा है मैंने, रॉन्दिवू। रॉन्दिवू, वू के बाद ये 2 बिंदु लगाए मैंने, वू पर आपको ज़्यादा रुकना है। और ये जो है ये पूरा अ नहीं है, ये आ भी नहीं है, बीच का साउंड है, इसको हम पढ़ेंगे रॉन्दिवू, रॉन्दिवू। दोस्तों ये फ्रेंच लैंग्वेज से आया है और इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है एन अरेंजमेंट टू मीट समबॉडी। जैसे आपको किसी से मिलना है एक खास जगह पर, एक खास समय पर, तो ये जो अरेंजमेंट किया गया है कि वहाँ पर मीटिंग हुई, या तो ये मीनिंग होता है इसका। इसकी एक और भी मीनिंग है, अ प्लेस वेयर पीपल हैव अरेंज टू मीट। वो जगह जहाँ लोगों ने मिलने का इंतज़ाम किया है कि हम यहाँ पर मुलाकात होगी। अ प्लेस वेयर पीपल हैव अरेंज्ड टू मीट। जैसे आप किसी कैफेटेरिया जो होता है जहाँ बैठ के लोग कॉफ़ी पीते हैं, अगर वहीं पर मिलने का अरेंजमेंट किया गया है, आप किसी से मिलेंगे, उसको भी रॉन्दिवू कह सकते हैं आप। इसका थोड़ा सा ब्रॉड यूज़ हो सकता है, व्यापक तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो ये जो पूरी मीटिंग का अरेंजमेंट किया गया उसको भी रॉन्दिवू कहा जा सकता है। तो या उस जगह को भी रॉन्दिवू कहा जाए, तो उसी प्रकार से आपको इसको सेंटेंस में यूज़ करना है। जैसे आप बोल सकते हैं कि मान लेते किसी कैफ़े कॉफ़ी डे, बहुत पॉपुलर है, सब लोग जाते हैं वहाँ पर। कैफ़े कॉफ़ी डे इज़ अ रॉन्दिवू फॉर अस, कि वो हमारे लिए रॉन्दिवू है, हम वहाँ पर जाके, वो हमारे लिए एक मीटिंग प्लेस है। तो इस प्रकार से आप इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो अगला टर्म है, ये भी फ्रेंच का ही टर्म है और इसको कैसे पढ़ेंगे मैं आपको बता दूँ। ये जो ई के ऊपर ऐसे लगा है चिन्ह, इस साइन जो है, उसका मतलब है कि इसको ई को ए पढ़ना है, ए। तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है क्रैम द ला क्रैम। क्रैम पढ़ेंगे इसको। क्रीम होता है ना जिसको हम बोलते हैं क्रीम, यानी जो मलाई जो होती है, क्रीम, वही है ये फ्रेंच लैंग्वेज से ही इंग्लिश में आया ये। तो ये है क्रैम द ला क्रैम। ये जो डी ई है इसको द पढ़ेंगे, दी नहीं, द। और फ्रेंच में इसका मीनिंग होता है ऑफ, यानी हिंदी में का। तो और ला जो है इससे फ्रेंच बनता है द, टी एच ई, द, फेमिनिन जेंडर के लिए इंग्लिश में टी एच ई लड़कों के लिए भी लगा सकते हैं आप, द बॉय। लड़कियों के लिए लगा सकते हैं द गर्ल, और प्लूरल के लिए लगा सकते हैं द बॉयज़ या द गर्ल्स। लेकिन फ्रेंच में ऐसा नहीं है। फ्रेंच में अगर मैस्कुलिन है और वो सिंगुलर है तो उसके लिए ल लगता है, एल ई, ल। और अगर वो फेमिनिन है तो उसके लिए ला का इस्तेमाल होता है, और अगर वो प्लूरल है तो उसके लिए ले का इस्तेमाल होता है, एल ई एस। एस का उच्चारण नहीं होता है, एस साइलेंट होता है। और तो उस हिसाब से ला लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये फेमिनिन जेंडर का वर्ड होगा फ्रेंच में। और डी ई, द का मतलब होता है हिंदी में, इंग्लिश में जो ओ एफ होता है, ऑब, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है का। तो इसका मीनिंग क्या हुआ दोस्तों? इंग्लिश में क्या मीनिंग हो सकता है? क्रीम ऑफ द क्रीम, यानी कोई भी आदमी जो अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा है, कोई भी चीज़ जो अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छी है, कोई भी होटल जो अपनी कैटेगरी में सबसे अच्छा है, हम बोलते हैं ना बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वही इसका मीनिंग है, क्रीम ऑफ द क्रीम। मतलब क्रीम में भी जो सबसे ज़्यादा क्रीम है, क्रेम ड ला, क्रेम द ला क्रेम, ऐसे पढ़ना चाहिए। द बोलेंगे तो प्योर फ्रेंच का उच्चारण होगा, ड बोलेंगे तो इंग्लिश का उच्चारण होगा, क्रेम ड ला क्रेम, ऐसे पढ़ना है। मीनिंग क्या है दोस्तों? द बेस्ट, जो मैं आपसे बता रहा था, द बेस्ट
पीपल और थिंग्स ऑफ देयर काइंड, यानी लोगों में जो सबसे अच्छा हो या चीज़ों में जो सबसे अच्छा हो, यानी जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, उसी को आप क्रैम डाला क्रैम बोल सकते हैं। ये आप किसी भी आदमी के लिए बोल सकते हो, ही इज़ क्रैम डाला क्रैम, कि वो तो कमाल का आदमी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। आपको कोई होटल पसंद है, कोई पार्क पसंद है, कोई किसी भी चीज़ के लिए आप बोल सकते हैं कि दिस होटल इज़ द क्रैम डाला क्रैम। तो इस प्रकार से इसको सेंटेंस में यूज़ करेंगे, क्रीम ऑफ द क्रीम, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। उसके बाद दोस्तों ये वाला टर्म, ये लैटिन का टर्म है, और क्योंकि यहाँ लिख दिया मैंने लैटिन, और अभी हम इसको समझेंगे कि इसको सबसे पहले इसको पढ़ना कैसे है। PER को हम पढ़ेंगे प। अच्छा दोस्तों, ये कौन सा वाला प है? प के बाद आप देखेंगे 2 बिंदु डाले मैंने और उसको अंडरलाइन भी किया, ये स्ट्रेस का चिन्ह है। इधर आपको बहुत ज़्यादा देर तक रुकना है। फ, जैसे हम बोलते हैं रिफर, रेफर नहीं बोलना चाहिए, रेफर। डॉक्टर ने उसको वहाँ रेफर कर दिया, नहीं, वो गलत उच्चारण है। हमको बोलना चाहिए डॉक्टर ने उसको वहाँ पर रिफर कर दिया है। थोड़ी मुश्किल होगी, आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, बट यही सही उच्चारण है। तो ये है दोस्तों फ, और ये है से। ये जो SE है उससे बनता है से, फ से। और मीनिंग क्या होती है उसकी दोस्तों? मीनिंग होते है बाय इटसेल्फ। बाय इटसेल्फ को हिंदी में क्या बोलेंगे? अपने आप में। सेंटेंस में कैसे यूज होगा? जैसे हम बोलते हैं ना, ये दवाई अपने आप में खतरनाक तो नहीं है, लेकिन अगर इसका ओवरडोज ले लिया जाए तो ये खतरनाक भी हो सकती है। ऐसे हम बोलते हैं ना कि इंटरनेट अपने आप में कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं है, लेकिन अगर इस पर गलत काम करें लोग तो ये खतरनाक हो सकता है। ऐसे हम बोलते हैं ना। तो ये जो हम बोलते हैं अपने आप में कोई अच्छी बात चीज़ तो नहीं है, अपने आप में कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है, ये जो अपने आप में, उसी को बोलते हैं बाय इटसेल्फ। यही इसका मीनिंग है, और ये लैटिन का टर्म है और इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। जैसे मान लेते एक सेंटेंस बना सकते हैं कि दिस मेडिसिन इज़ नॉट डेंजरस पर से, यानी ये दवाई अपने आप में खतरनाक नहीं है, बट इफ़ यू टेक एन ओवरडोज ऑफ इट कुड बी डेंजरस। बट अगर आप इसका ओवरडोज ले लें तो आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो ऐसे सेंटेंस जहाँ पर भी आपको बोलना हो अपने आप में, कि अपने आप में ये खतरनाक तो नहीं है या अच्छी नहीं है, कुछ भी बोलना हो, तो आप प से का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों स्टेटस क्वो। अब ये तो आपने सुना होगा, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि अक्सर जो कोर्ट में जो मुकदमे जाते हैं उनमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा दोस्तों, ये भी लैटिन का टर्म है, पहले इसका उच्चारण सीखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो वर्ड है स्टेटस, ऐसे पढ़ेंगे स्टेटस। स्टेटस दोस्तों इसका ब्रिटिश उच्चारण है, अमेरिकन में इसको पढ़ते हैं स्टेटस। ये भी आपने सुना होगा स्टेटस, भाई क्या स्टेटस है, वही है। तो स्टेटस अमेरिकन उच्चारण है, ब्रिटिश उच्चारण है स्टेटस। और इसको पढ़ेंगे दोस्तों, इसको क्वो। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते होंगे स्टेटस क्वो, स्टेटस क्वो, ये सब कुछ पढ़ते होंगे। इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है क्वो। अब ये जो ओ है दोस्तों, ये मैं आपको अपने कई वीडियोज में बता चुका हूँ कि जिसको हम ओ समझते हैं वो एक्चुअली ओ नहीं होता, अ होता है, आधा अ और उ। अगर आपको ये बात ठीक से समझ नहीं है, आप में से जो लोग भी आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आपको अल्फ़ाबेट का, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखना है, सही उच्चारण सीखना है, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश लेसन्स। उस प्लेलिस्ट में जो पहला लेसन है वो अल्फ़ाबेट के ऊपर है कि ए से जेड तक का करेक्ट उच्चारण क्या होता है। तो आप वो वीडियो देख करके बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि जिसको हम ओ समझते हैं वो ओ नहीं होता, अ होता है। उसके हिसाब से मैं इसको पढ़ रहा हूँ क्वो। मैं इसको क्वो नहीं पढ़ूंगा, क्वो पढ़ूंगा, स्टेटस क्वो। तो इस प्रकार से पढ़ेंगे दोस्तों। इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है द सिचुएशन एज इट इज़ नाउ, की स्थिति जो अभी जैसी है वैसी ही रहेगी। यानी हिंदी में एक वर्ड है इसके लिए, वो है यथास्थिति। जैसे मान लेते हैं दो पक्षों में विवाद हो गया, दो गुटों में लड़ाई हो गई कि ये दीवार तो तुमने बाद में बना दी या मेरी ज़मीन है, ऐसे करके लड़ाई होती है, मामला कोर्ट में चला जाता है। तो कोर्ट क्या करता है कि जो वो मामला जहाँ पर है उसको वहीं पर रोक देता है, बोलता है कि अब जब तक फैसला नहीं होगा तुम ये दीवार तोड़ नहीं सकते या तुम ये दीवार बना नहीं सकते। इस प्रकार से अदालत में फैसला होता है। तो अदालत कहती है कि यू हैव टू मेंटेन द स्टेटस क्वो, आपको स्टेटस को यानी अभी जो यथास्थिति है उसी को बरकरार रखना है। तो प्लीज मेंटेन द स्टेटस क्वो, इस प्रकार से सेंटेंस में यूज होता है। तो स्टेटस क्वो का मीनिंग है दोस्तों यथास्थिति। तो दोस्तों देखा आपने, ये कमाल के फ्रेजेस हैं, टर्म्स हैं। अगर आप इनको अपनी इंग्लिश में यूज करें, आप डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं और लिखने में ज़्यादा इनका यूज होगा। और अगर आप इनको यूज कर सकें तो लोग आपकी इंग्लिश से थोड़ा सा प्रभावित भी होंगे कि आपको दूसरी भाषाओं का भी ज्ञान है या आपको अंग्रेजी का अच्छा नॉलेज है, ऐसा लोग समझते हैं।
या अगर कहीं आपको लिखा हुआ मिले तो आपको पढ़ने और समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम फिर एक कमाल की चीज़ सीखेंगे, जैसा कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको एक बहुत ही कमाल की बात बता दूँ। और अगर आपकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है इंग्लिश में, कोई ग्रामर की प्रॉब्लम है या कोई सेंटेंस मेकिंग में कोई चीज़ आप सीखना चाहते हैं, कोई प्रोनाउंसिएशन का टॉपिक है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जल्दी से जल्दी एक वीडियो उस पर भी बना करके दे दूँ। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू सून। बाय बाय।